नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे कुंभ में गैर हिंदुओं की नो एंट्री, क्योंकि उर्दू फारसी नाम को बदलने के बाद अब साधु संतों ने नई डिमांड कर दी है। वहीं बात करेंगे अमेठी में रक्त चरित्र पूरा परिवार खत्म, जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे एक सनकी ने टीचर फैमिली के साथ खूनी खेल खेला है। वही बात करेंगे मोदी योगी के नाम रिकॉर्ड अभियान, जिसमें आपको बताएंगे कैसे सदस्यता के मामले में पीएम मोदी और सीएम योगी सबसे आगे हैं। अगली खबर होगी साई मूर्ति पर रण की। अब पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। आखिर क्यों साई मूर्ति का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और आखिर में बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के महा एग्जिट पोल की, लेकिन सबसे पहले बात महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार आध्यात्म और ज्ञान का महासंगम होने वाला है, लेकिन उससे पहले शाही स्नान और पेशवाई जैसे उर्दू फारसी नाम को बदलने पर मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच साधु संतों ने योगी सरकार के सामने एक और बड़ी डिमांड रख दी है। संतों की डिमांड है कि कुंभ में दुकान लगाने वालों की पहचान हो, कुंभ में एंट्री के वक्त आधार कार्ड चेक किए जाएं। साथ ही कुंभ क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और किसी दूसरे मजहब के लोगों को कुंभ क्षेत्र में एंट्री न दी जाए। संतों का कहना है कि प्रयागराज महाकुंभ में सिर्फ सनातनियों को ही एंट्री मिले। इसके लिए आज प्रयागराज में मंथन भी किया गया। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में इस बार अध्यात्म और ज्ञान का महासंगम होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुंभ में पेशवाई और शाही स्नान जैसे उर्दू और फारसी शब्दों को बदलकर उनकी जगह दूसरे नाम इस्तेमाल करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। मांग तो ये भी है कि कुंभ जैसे पवित्र मेले में दूसरे धर्म की एंट्री पर भी बैन लगना चाहिए। साधु संतों ने कहा, दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री पर रोक लगे, कुंभ में दुकान लगाने वालों की पहचान हो, किसी और मजहब के लोगों को रोका जाए, सिर्फ सनातनियों को ही कुंभ में एंट्री मिले, सुरक्षा में तैनात जवान भी सनातनी हों। साधु संतों की ये मांग उस लिहाज से भी खास है क्योंकि यूपी में नाम छिपाकर दुकान चलाने वालों की दुकान बंद हो रही है। सरकार से अखाड़ा परिषद के से हम यही मांग कर सकते हैं, सनातनियों की ही नियुक्ति किया जा। कहीं से दाएं बाएं से सनातनी विचारधारा के हों, जो आस्था वाले लोग हों, जो कि कुंभ मेले में काम करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा निष्ठा है, उन्हीं व्यक्तियों को, नोट अधिकारियों को, अनेक प्रकार के विभाग अधिकारियों को, उनको ही विशेष रूप से मेला में भागीदारी दिया जाए। दरअसल सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के लिए 6 अक्टूबर को प्रयागराज जा रहे हैं। वो यहां महाकुंभ का लोगो और प्रमुख स्नान पर्व की तारीखों का औपचारिक तौर पर ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा सभी अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम योगी के साथ संतों की बैठक के लिए अखाड़ों के महात्माओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है, लेकिन उससे पहले शाही स्नान जैसे उर्दू और फारसी शब्दों को बदलने को लेकर सियासत भी तेज है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की कुल उपलब्धि इतनी है 7.5 साल में कि वो बेचारे केवल नाम बदल पा रहे हैं। कभी स्टेशन का, कभी गांव का, कभी सड़क का, कभी किसी योजना का। आगामी जनवरी माह से शुरू होने वाले महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने और उसकी साख में और 4 चांद लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी शिद्दत से लगे हैं, पूरी गंभीरता से लगे हैं। ऐसे में अगर कोई नए प्रयोग किए जाएँ, नई चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, तो उससे निश्चित रूप से महाकुंभ की गरिमा बढ़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो ये महाकुंभ के लिए अच्छा होगा और उसके हित में होगा, श्रद्धालुओं के हित में होगा। हिंदू धर्म में यूं तो बहुत से पर्वों को शुभता और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन जब भी बात होती है कुंभ की तो उत्साह दोगुना और अध्यात्म चरम पर होता है। इस बार प्रशासन कुंभ मेले के लिए विशेष व्यवस्था करने में जुटा है, तो साधु संत भी अपनी मांगों के साथ तैयारियों में जुटे हैं। सभी लोग पदाधिकारियों के सामने, आदरणीय मुख्यमंत्री के सामने अपना एक पक्ष रखेंगे कि जो भी एक शाही शब्द है उसको हटा के या कोई हुआ अन्यत्र जो भी इसमें मीटिंग में पारित होगा उसके लिए हम लोग सब लोग स्वीकार करेंगे। पेशवाई का ही नाम चेंज करके जो भी हम लोग कहेंगे और शाही पेशवाई कोई दूसरा नाम देंगे जो संत लोग, उसके लिए सभी लोग हम लोग मान्य करेंगे। और आदरणीय हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान अभी अमेरिका में हैं, वो भी रहेंगे उस बाद में आके जनवरी में। तो सभी लोग जैसा सर्व लोगों का सम्मति से होगा उसका स्वागत होगा।
यानी महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में भी विपक्ष को सियासत नजर आ रहा है। हालांकि नाम बदलने की मांग न तो बीजेपी की तरफ से की गई और न ही यूपी सरकार की तरफ से फिलहाल आधिकारिक बयान आया है। ये डिमांड साधु संतों की है और अखाड़ा परिषद की बैठक में बदलाव पर चर्चा भी हो चुकी है। अब इस प्रस्ताव को सीएम योगी के सामने रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उस हत्याकांड की जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कातिल ने मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा और 9 गोलियों से पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस वारदात से पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस खूनी कांड में अब सियासी बयानबाजी भी होने लग गई है और राहुल गांधी भी अमेठी का दौरा करने वाले हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल हत्या की वजह क्या है, हत्यारा कौन है और घटना को अंजाम किस मकसद के साथ दिया गया, सब कुछ एक रिपोर्ट में। अमेठी में हुई जिन 4 हत्याओं से पूरा प्रदेश हिल गया। सबसे पहले उस जघन्य हत्याकांड के आरोपी को देख लीजिए, चंदन वर्मा। ये वही आरोपी है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अमेठी के साथ ही रायबरेली के सुदामापुर गांव के लिए भी ये वारदात किसी काले दिन से कम नहीं है। शिक्षक सुनील, उसकी पत्नी पूनम और 2 मासूम बच्चों के शव कफन में लिपटकर गांव पहुंचे तो देखने वाले हर शख्स की आंखें नम हो गई। आंसुओं के सैलाब के साथ चीख और चित्कार ने सबको रुला दिया। गांव में मौजूद हर शख्स की आत्मा हिल गई थी। वारदात के बाद शवों को देखकर खाकी वर्दी में मौजूद पुलिस वाले भी सन्न रह गए थे। सबसे पहले इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और कुछ जो स्थितियाँ जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। अब आपको बताते हैं कि घटना के पीछे का मकसद क्या था। तो अमेठी में इस पूरे परिवार की नृशंस हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। टीचर और उसकी पत्नी के साथ 2 मासूम बच्चियों की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी चंदन वर्मा ही था, जिसके खिलाफ अगस्त में छेड़खानी का केस दर्ज कराया गया था। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी चंदन वर्मा का मृतक की पत्नी से अफेयर चल रहा था। आरोपी चंदन वर्मा पहले भी जान देने की कोशिश कर चुका था। वहीं वारदात के बाद से ही आरोपी का परिवार फरार है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये मकान है, ये मकान चंदन का मकान है, जो अमेठी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। चंदन सोनी यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ इसी किराए के मकान में रहता था। यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी होली के बाद इस मकान में यहाँ पे रहने आया था और यहाँ ये मकान एक लल्लन सोनी है, उनका है, जो पुलिस लाइन के पास रहते हैं। और यहाँ लल्लन सोनी ने इस चंदन वर्मा को ये मकान किराए पर दे रखा था और होली के बाद वो यहाँ पे रहने आया था। इसी मकान में वो किराए पर रहता था। इस वक्त चंदन के सब परिवार वाले फरार हैं। गुरुवार को घटना के दिन आरोपी अकेले ही बुलेट चलाकर रायबरेली से अमेठी के कस्बे तक आया था। घटना के पहले वो अहोरबा भवानी धाम दर्शन करने गया था। आरोपी दर्शन करने के बाद शिक्षक के घर पहुंचा और वारदात से पहले मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा ने दीपक सोनी नाम के शख्स को फोन भी किया था। वारदात वाली जगह से 50 मीटर दूरी पर कृष्णा मोबाइल शॉप के नाम से ये दुकान है। आरोपी दुकान पर बुलेट खड़ी कर शिक्षक सुनील कुमार के घर पहुंचा और पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद पीछे की बाउंड्री वॉल फांदकर आरोपी फरार हो गया। गेट से कुछ कोई नहीं निकला, सब मतलब बाहर से कोई निकला ही नहीं, कोई नहीं निकला। सब लोग गेट पे सब 10-15 आदमी लगभग रहे लगे, तो ऐसा प्रतीत पीछे से निकले हैं। हाँ, जैसे भी निकले। पुलिस ने आरोपी चंदन के व्हाट्सएप से खुलासा करते हुए बताया कि उसने 12 सितंबर को अबाउट मी में लिखा था कि 5 लोग मरेंगे, यानी टीचर सुनील कुमार, उसकी पत्नी पूनम और 2 बेटियों की हत्या के बाद चंदन खुद को भी मारना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक अमेठी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ जारी है। आपको बता दें, मृतक अध्यापक सुनील कुमार अपनी पत्नी पूनम और 2 बेटियों के साथ किराए के मकान में रहते थे।
मार्च 2021 में सुनील कुमार का अमेठी जिले में ट्रांसफर हुआ था और इस मकान में करीब 3 महीने पहले ही शिफ्ट हुए थे। ये वही मकान है जहां पर पूरे परिवार की हत्या की गई है। सिरोतनगंज थाना क्षेत्र का ये वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां पर शाम के वक्त ये घटना को अंजाम दिया गया है। पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। 18 अगस्त के आसपास बताया जा रहा है कि रायबरेली जिले की नगर कोतवाली में एक छेड़छाड़ और SC/ST का एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद उस एंगल से भी पुलिस जोड़कर पूरे मामले को देख रही है। अमेठी में हुए इस हत्याकांड ने पति पत्नी के साथ ही 2 मासूमों की जान ले ली। हत्यारे को तनिक भी दया नहीं आई। मासूमों की जान लेते वक्त उसके हाथ तक नहीं कांपे। पति पत्नी और मासूम बच्चों की हत्या ने हर किसी को भीतर से हिला कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेठी हत्याकांड में राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की। राहुल गांधी ने इंसाफ और दोषी को सजा दिलाने का भरोसा दिया। और वहीं योगी सरकार के मंत्री मयंकेश्वर सिंह ने कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल जी से बात हुई, सोनिया जी ने भी संवेदना अपनी व्यक्त करी है। राहुल जी ने कहा कि मैं भी आऊँगा इसके अंदर, तो उन्होंने परिवार का जो भी फिर उसके बाद मेरे को निर्देश दिए, तो मैंने उनको बताया कि जो हम लोग परिवार ने कहा है हम उस लेवल पे इनकी मदद कर ही रहे हैं। तो ये है। तो क्या राहुल जी कब आने का या कोई? उन्होंने कहा कि मतलब वो कह रहे हैं जल्दी, मैं शाम को ब्रीफ करूंगा उनको। तो मैं कहा अभी ये क्योंकि अंतिम संस्कार की है, हम भी चाहते हैं कि बॉडी खराब ना हो, हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है। वापस तो नहीं आ सकता है, लेकिन ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि परिवार को ये दुख की शक्ति दे और जिस प्रकार की घटना हुई है दोबारा इस तरह घटना होना परिवार के साथ। बीजेपी सदस्यता अभियान में यूपी ने एक और रिकॉर्ड कायम कर लिया है। पिछले 1 महीने में पार्टी ने रिकॉर्ड 1 करोड़ 90 लाख सदस्य बनाए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी अपने पिछले टारगेट 16 लाख के आंकड़े को पूरा करने वाली है। हालांकि इस बार उत्तराखंड में बीजेपी का टारगेट 20 लाख सदस्य बनाने का है। यूपी में सदस्यता के मामले में पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों से आगे हैं। तो वहीं सदस्यता जुटाने के मामले में सीएम योगी ने भी नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पीएम मोदी ने यूपी में 60,000 से ज्यादा सदस्य बनाए, तो सीएम योगी ने 65,000 से ज्यादा सदस्य बनाए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे इस अभियान के जरिए बीजेपी विपक्ष की चिंता बढ़ा चुकी है। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1 महीने में ही बीजेपी ने 1 करोड़ 90 लाख सदस्य बना लिए हैं। अभी ये सदस्यता अभियान जारी है। मंगलवार 1 अक्टूबर से शुरू हुआ बीजेपी की सदस्यता अभियान का दूसरा चरण 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस चरण में ज्यादा से ज्यादा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य है। यूपी में बीजेपी ने 2 करोड़ लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। मिशन सदस्यता के अभियान में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए इस बार महज 1 माह के भीतर 1 करोड़ 90 लाख नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बना लिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 1 करोड़ 83 लाख सदस्य 6 माह के भीतर बनाए थे। यूपी में 10 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर बीजेपी सदस्यता अभियान को एक बड़ी ताकत के तौर पर देख रही है। बीजेपी ने यूपी में 1 महीने में ही 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा सदस्य बना लिए हैं। पिछली बार बीजेपी ने 6 महीने में 1 करोड़ 83 लाख सदस्य बनाए थे, लेकिन इस बार बीजेपी का सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल ने कमान संभाल रखी है। जिलों के बूथ स्तर तक के दौरे कर बीजेपी नेता सदस्य बना रहे हैं। सदस्यता वर्कशॉप और डोर टू डोर सदस्यता अभियान चलाए जा रहे हैं। सदस्यता अभियान को धार देकर बीजेपी ने यूपी में सदस्यता का नया रिकॉर्ड बनाया है। सदस्यता के मामले में यूपी देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। अभी बीजेपी के सदस्यता अभियान के कई दिन बचे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि बीजेपी अपने सदस्यता को 2 करोड़ के अपने टारगेट से काफी आगे ले जा सकती है। बीजेपी के सदस्यता अभियान में सबका साथ और सबका विकास के एजेंडा के साथ समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया गया है। सदस्यता अभियान का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच चल रहा है। इस अभियान के द्वारा
जो प्रबुद्ध जन है उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने लिया था। अब तक 1 करोड़ 90 लाख लोग उत्तर प्रदेश में सदस्य बन चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश में बनेंगे, यानी लक्ष्य से पार बनेंगे। अगर बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ भी बीजेपी अपने टारगेट को आसानी से हासिल करते दिख रही है। 3 सितंबर से शुरू हुए बीजेपी के सदस्यता अभियान को 1 महीना पूरा हो चुका है। 3 अक्टूबर तक बीजेपी के उत्तराखंड में 15,50,000 मेंबर बन चुके हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष का दावा है कि जल्द ही 16 लाख मेंबर पूरे हो जाएंगे। साल 2019 में उत्तराखंड में बीजेपी के कुल 16 लाख सदस्य ही थे, जबकि इस बार ये टारगेट 20 लाख सदस्य का रखा गया है। फिलहाल बीजेपी एक सदस्य जोड़कर उस मुकाम को हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिससे आगामी उपचुनाव में बढ़त बनाई जा सके। क्योंकि भले ही विपक्ष इसे सदस्यता अभियान मान रही हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने रणनीति तैयार की है वो जाति धर्म की राजनीति को साधने के लिए सबसे अचूक हथियार है। और अभी सदस्यता के कई दिन शेष हैं। बीजेपी ने जो 2 करोड़ का सदस्यता का लक्ष्य रखा था, अब 2 करोड़ के ज्यादा आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी और ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के नाम नया रिकॉर्ड होगा। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब आपको बताएंगे कि साईं बाबा को लेकर किस तरीके से संग्राम छिड़ा हुआ है। वाराणसी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाए जाने के बाद अब लखनऊ में भी मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही हैं, जिसको लेकर जबरदस्त विवाद हो रहा है। वाराणसी में अब तक 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया गया है और उनकी पूजा पर रोक लगाने की मांग भी की जा रही है। लखनऊ में कई मंदिरों से साईं की मूर्तियों को हटाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने वाराणसी के गणेश मंदिर से साईं प्रतिमा हटाने वाले सनातन रक्षा दल के अध्यक्ष अजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से भी ओम नमो नारायण मंदिर से साईं प्रतिमा हटाने की धमकी देने वाले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ मुसलमान क्यों नहीं जाता है, वहाँ ईसाई क्यों नहीं जाता है, और लोग क्यों नहीं जाते हैं? तो हिंदू मूर्ख है। हिंदू नहीं फकीर है। नहीं है वक्त डरेगा जी, आगे भी चलेगी, डर जाएगा तो वक्त करता। साईं बाबा की पूजा मुसलमान करें तो माना जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम समाज से थे वो। साईं बाबा पर वाराणसी से शुरू हुआ विवाद अब लखनऊ समेत देश के दूसरे शहरों में पहुंच गया है। मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि साईं बाबा संत या फकीर हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं थे। इसलिए मंदिरों में साईं की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करना सही नहीं है। सभी सनातन मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जानी चाहिए। यहाँ पर कुछ समय पहले तक साईं बाबा की मूर्ति हुआ करती थी, जो अब हटा दी गई है। ये साल 2013 के बाद यहाँ पर इस साईं प्रतिमा का यहाँ पर रखी गई और विरोध है। उसका मुख्य जो जिसे कह सकते हैं लॉजिक है वो ये है कि साईं की जो पूजा से ऐतराज नहीं है, लेकिन वो पूजा आप अपने घर में करिए, आप अपने मंदिर जो निजी मंदिर है उसमें कीजिए, लेकिन जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं उनके साथ साईं की प्रतिमा को नहीं रखा जाएगा। ये मुहिम छेड़ी गई है कि यहाँ से इनको हटाया जाएगा और ये अच्छा कार्य है कि हमारे जो सनातन धर्म की मूर्तियाँ हैं उनका ऐसा ही आदर और सम्मान होना चाहिए। कोई भी विद्वान आके बता दे कि सनातन शास्त्र में प्रेत पूजा है वो तो हम करेंगे। दूसरा, साईं चरित्र में कहीं तो नहीं लिखा है, वो तो कहते हैं राम की पूजा स्वीकार नहीं है, शिव की पूजा स्वीकार नहीं, मांस मछली खाओ। क्या साईं भक्त जो है गौ हत्या के विरुद्ध में बोलता है? हम अपने धर्म के लिए बोल रहे हैं तो आपको कष्ट हो रहा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत रविवार को हुई, जब सनातन रक्षक दल के सदस्यों ने काशी के बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा हटाई। 11 साल पहले ये प्रतिमा इस मंदिर में लगाई गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। अगले ही दिन